हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल तक हमने ये टॉपिक पढ़े हैं अपने जो कवर किए हैं, और रेजिस्टेंस, फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस तक किया है। तो मैंने आपको बता दिया था फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। वो फैक्टर्स ऑफ एक्टिंग है। इसके आगे का हम अब पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन सीरीज़ एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल के बारे में। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, अब इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे देखते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ये क्या होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज़? हाँ जी, तो ये बेसिकली होता क्या, देखिए इसमें रेजिस्टेंस हमारे कनेक्टेड होते हैं, मतलब तीन कंडक्टर्स या चार कंडक्टर्स बैक टू बैक। जैसे एक ये हमारा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का इस तरह से फिगर बनाई जाती है। ये रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें अगर हम दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, एक और रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, फिर एक और जोड़ दिया, तो ये एंड टू एंड कनेक्ट किया है, तो इसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस इन सीरीज़। यहाँ से देखेंगे, अब इसमें अगर हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे, एक मान लो हमने यहाँ पे ये बैटरी लगा दी है, बैटरी लगा दी है, यहाँ पे स्विच लगा देते हैं, स्विच लगा दिया है। इसमें एक एमीटर भी कनेक्ट कर सकते हो आप। तो करंट प्लस से निकलेगा, माइनस की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ से आई करंट आपका फ्लो करेगा। और ये आपके तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2 एंड R3। तीन रेजिस्टेंस हो गए हमारे। करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट होगा और यहाँ से फ्लो करेगा, और यहाँ से वापस जाके यहाँ से आएगा। तो इस तरीके से होता है। तीन रेजिस्टेंस को आपने लगा दिया है। तो इसमें सीरीज़ का मतलब होता है जब हम इसको एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं। और सीरीज़ में हमेशा क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज होता है, जो करंट है, ये तो करंट जो R1 में से जाएगा वही R2 में से जाएगा, वही R3 में से जाएगा। मतलब करंट हमारा तीनों में से सेम जाएगा। जो यहाँ से आई जा रहा है वो आई यहाँ जाएगा, आई आई। लेकिन जो वोल्टेज होगा वो डिफ़र करेगा। हर एक रेजिस्टेंस, इसका अपना वोल्टेज होगा, इसका अपना वोल्टेज होगा, इसका अपना वोल्टेज होगा। मतलब तीनों केस में आपका वोल्टेज अलग आएगा, और टोटल वोल्टेज मिला के उतना आएगा जितना वोल्ट के यहाँ से बैटरी है। मतलब ये वोल्टेज हमारा यहाँ से V मान लेते हैं हम। ये V कितना भी वोल्ट हो सकता है यहाँ पे। तो जो V होगा आपका सीरीज़ में, वो टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। मतलब इसका जो वोल्टेज होगा इसको हम V1 बोलेंगे, इसका जो वोल्टेज होगा इसको V2 बोलेंगे, इसका जो वोल्टेज होगा इसको V3 बोलेंगे। और तीनों को जब ऐड कर देंगे तो टोटल वोल्टेज के इक्वल आएगा। ठीक है। और फिर आपने ओम्स लॉ में पढ़ाई है कि V हमने क्या पढ़ा था ओम्स लॉ में, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। और तो V1 क्या हो जाएगा हमारा, करंट तो मैंने बोला सेम ही रहेगा, तो करंट तो I ही रहेगा, उसमें I1 की ज़रूरत नहीं है। और R क्या हो जाएगा, R1। V2 क्या होगा हमारा, IR2। और V3 क्या होगा, IR3। ये I सेम था इसलिए उसको नंबर 1 2 3 नहीं किया हमने। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आएगा आपका, V की जगह IR पुट किया आपने। IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I आप यहाँ से कॉमन लेके इसमें से, तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल आउट हो गया, तो बचा R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका आ गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया रेजिस्टेंस इन सीरीज़ का। सीरीज़ में जब रेजिस्टेंस होंगे तो उसको कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस है सीरीज़ में, RS लिखते हैं इसको, रेजिस्टेंस इन सीरीज़। तो टोटल तीनों का सम कर देंगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर वोल्टेज टोटल निकालना है तो इंडिविजुअल तीनों का वोल्टेज को ऐड कर दोगे तो टोटल वोल्टेज भी आ जाएगा। और इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो वोल्टेज होगा वो तीनों का, हर रेजिस्टेंस का अलग अलग होगा। और करंट हमेशा
तो इस तरह से करेंगे, इसमें करंट सेम रहेगा और वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस का अलग अलग आएगा। आपसे पूछा जाए वोल्टेज बताओ V1 में कि इसमें कितना वोल्टेज होगा, तो इसका अलग आएगा। करंट पूछेंगे तो करंट तो सेम ही होगा, टोटल जो करंट होगा वही तीनों में जाएगा, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, लेकिन वोल्टेज तीनों का अलग अलग जाएगा। वो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसमें आपको बताऊँगा मैं कैसे होता है, ठीक है। तो इसमें आप ये नोट कर सकते हो कि करंट इन सीरीज कनेक्शन is same throughout और voltage is different in each resistor। हर रजिस्टर में वोल्टेज अलग अलग होगा, बस करंट सेम होगा। तो ये है रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके बाद हम करेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, ये भी इसी की तरह है, इजी है भी ये कई बार ये, लेकिन आपको पूरा खुद से फिगर बना के और खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये पूरे इसके डेरिवेशन भी एग्ज़ाम में पूछते हैं कई बार, तो आपको पूरा पता होना चाहिए कैसे करना है। पैरेलल का क्या होता है कि इसमें भी रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, लेकिन एंड टू एंड नहीं कनेक्ट करते उसको कनेक्शन कैसे करते हैं अभी दिखाता हूँ मैं। पैरेलल में इस तरीके से लगाए जाते हैं। मान लो 3 रेजिस्टेंस है हमारे पास, तो एक ये लगा दिया हमने, ये दूसरा रेजिस्टेंस है और ये तीसरा रेजिस्टेंस। यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर देंगे, बैटरी स्विच एमीटर चाहो तो यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, जो यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज नापेगा। ये वोल्ट मीटर हो गया हमारा, पूरा वोल्टेज नापेगा। अब ये 3 रेजिस्टेंस हो गए R1, R2 एंड R3। यहाँ से आपका वोल्टेज निकल रहा है V और करंट यहाँ से जा रहा है I। ये करंट आपका इधर से मूव करेगा। अब पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है, पैरेलल में आपका यहाँ पे देखो, नोटिस करो ये बात, जब ये I यहाँ से चलेगा तो यहाँ तक तो ये करंट I पहुँचेगा, इस पॉइंट तक I करंट पहुँचा, लेकिन यहाँ से ये 3 अलग अलग रेजिस्टेंस हैं, तो यहाँ पे देखोगे करंट आपका 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो जब भी इस तरह से हो रेजिस्टेंस जहाँ पे करंट आपका डिवाइड हो रहा हो, सीरीज़ में क्या था, जो करंट यहाँ से चल रहा था वो यहाँ जा रहा था, वही करंट आगे जा रहा था, वही करंट आगे जा रहा था, तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा था। लेकिन पैरेलल में क्या होगा, करंट आपका 3 हिस्सों में, या जितने भी रेजिस्टेंस होंगे 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 हिस्सों में करंट डिवाइड होगा। इसका मतलब जो करंट यहाँ पहुँचेगा उसका कुछ पार्ट इधर जाएगा, लेट से I1 इधर जाएगा, कुछ पार्ट इधर जाएगा, उसको हम कहते हैं I2 इधर जाएगा, और कुछ पार्ट इधर जाएगा, उसको हम कह देते हैं I3 इधर जाएगा। फिर ये तीनों मिला के वापस यहाँ पे जब ये तीनों इकट्ठे होंगे तो वापस I हो जाएगा, फिर ये वापस यहाँ से घूम के अब टोटल करंट वापस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे 3 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है, तो जब भी करंट ब्रेक होगा वो पैरेलल कनेक्शन होता है। उसको देखते ही आप समझ जाओगे, जब करंट ब्रेक हो रहा है तो वो कनेक्शन पैरेलल है। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, इसका क्या फंडा है, इसमें देखो करंट तो ब्रेक हो रहा है, मतलब करंट सेम नहीं है, करंट ब्रेक हो रहा है लेकिन इसका वोल्टेज हमेशा सेम रहता है। वोल्टेज किसी भी रेजिस्टेंस में आप बोलोगे अगर R1 में कितना वोल्टेज है, ये टोटल V होगा, R2 में कितना वोल्टेज है, टोटल ही होगा, R3 में कितना वोल्टेज है, टोटल ही होगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं होगा तीनों में, वोल्टेज हमेशा सेम रहेगा। करंट चेंज होगा, इसमें I1 करंट है, I2 करंट है, I3 करंट है। सीरीज़ में उल्टा था, वहाँ पे V1 V2 V3 वोल्टेज 3 थे, करंट सेम था। यहाँ पे वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे करंट हमारा क्या हो जाएगा, I इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और I का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू IR से। I क्या हो जाएगा, V अपॉन R। I1 क्या हो जाएगा, V अपॉन R1। V को हम सेम रखेंगे क्योंकि वोल्टेज सेम ही है, तो V1 नहीं लेंगे, खाली V लेंगे, इसको लेंगे V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
वहाँ से वी हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा आपका वी, अगर मैंने कॉमन लिया तो बचा 1/r इज इक्वल्स टू, यहाँ से वी कॉमन लिया तीनों में से, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरीके से हो जाएगा। वी कैंसिल आउट हो जाएंगे, वी कैंसिल हो गया तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, और तो यही आर को हम बोलते हैं आर पी, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका रेजिस्टेंस इन पैरेलल का। जब तीन रेजिस्टेंस पैरेलल में दिए होंगे तो उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे। टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 1/rp इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको बात समझने वाली क्या है कि करंट डिवाइड होता है वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट, तो मैं लिखेंगे वोल्टेज इन पैरेलल कनेक्शन is same throughout करंट क्या होगा, करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टेंस, करंट इज डिफरेंट इन ईच रेजिस्टर। इस तरीके से सीरीज पैरेलल चलेगा। अब इसके हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। इसके बाद है हमारे एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन ओवर सीरीज़ कनेक्शन। इसमें आपके 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला ये है कि जो पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें ईच अप्लाइंस गेट्स द फुल वोल्टेज, सारे अप्लाइंस में वोल्टेज जो जाता है बराबर जाता है पैरेलल में, क्योंकि वोल्टेज सेम होता है थ्रू आउट, मैंने आपको बताया था वोल्टेज जो होगा वो सेम जाएगा। दूसरा, इंडिविजुअल अप्लाइंस इज स्विच्ड ऑन और ऑफ बाय इंडिविजुअल स्विच। इंडिविजुअल अप्लाइंस जो होगा, हर अप्लाइंस का अपना अपना स्विच होगा, आप किसी भी अप्लाइंस को ऑन और ऑफ अलग अलग स्विच से कर सकते हो। और यही पैरेलल कनेक्शन ही यूज़ होता है हमारे घरों में, जो लाइट आती है वो पैरेलल कनेक्शन के थ्रू ही आती है। वहाँ भी आप देखते हो कि सारे अप्लाइंस का अपना अपना स्विच होता है, आप कोई भी अप्लाइंस को अपने अलग अलग स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज है, इसलिए हम पैरेलल कनेक्शन यूज़ करते हैं, ना कि सीरीज़। तीसरा, इफ़ एनी अप्लाइंस इज़ नॉट वर्किंग द वन कैन ईजिली डिटेक्ट। और कोई अप्लाइंस अगर आपका मान लो ख़राब हो जाता है तो उसको आप ईजिली डिटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि जो भी अप्लाइंस ख़राब होगा आपका वो काम करना बंद कर देगा, बाकी सारे अप्लाइंस आपके वर्किंग में रहेंगे। जबकि सीरीज़ में ऐसा नहीं होता। सीरीज़ में अगर एक अप्लाइंस बीच में से फॉल्टी हो गया तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता है और सारे अप्लाइंस काम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। चौथा, ईच अप्लाइंस गेट्स द अमाउंट ऑफ करंट इट रिक्वायर्स। और हर अप्लाइंस को उतना ही करंट मिलेगा जितना उसको चाहिए, क्योंकि करंट डिवाइड होता है। पैरेलल कनेक्शन में मैंने बताया था, वो करंट हर एक सर्किट में, हर एक रजिस्टर में अलग अलग करंट जाता है, जितना करंट जिसको रिक्वायर है उतना ही जाएगा। लेकिन सीरीज़ में क्या होता है, सेम करंट जाता है सब में, जिसको अगर जितना चाहिए या नहीं चाहिए सब में बराबर करंट जाएगा। इसलिए एडवांटेज है पैरेलल का, उसमें करंट भी जितना जिस रजिस्टर को चाहिए उतना ही जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। इसके बाद है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो हीटिंग इफेक्ट आता है, आपने नोटिस किया होगा कई बार जब आप घर पे हो, फ़ैन चल रहा है, कोई भी चीज़ आपका अप्लाइंस वर्किंग है तो वो हीट हो जाता है कुछ टाइम चलने के बाद। तो वो जो हीटिंग आती है वो कहाँ से आती है, वो हीटिंग बेसिकली जो इसमें से करंट जो फ्लो कर रहा है उसकी वजह से, उसका जो करंट का जो इफेक्ट होता है उसकी वजह से हीट आती है, उसी को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फ़ैन जैसे चल रहा होता है या आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है, बल्ब को देखोगे कुछ टाइम बाद ग्लो करने के बाद गर्म होने लगता है, तो वो बेसिकली क्या इफेक्ट है, वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। इसको लिखते कैसे हैं हीटिंग इफेक्ट को, जैसे पावर होती है, आपने पावर का फॉर्मूला पढ़ा है। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, ये आपने पढ़ा है पहले भी, 9th में भी है। अच्छा, हमने वर्क डन यहाँ से क्या पढ़ा था, इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट या फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर। तो वर्क डन हमने क्या पढ़ा था, वोल्टेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा था W/Q। तो यहाँ से वर्क डन क्या हो गया, VQ, तो पावर हो जाएगा VQ/T। और ये Q/T आपने पढ़ा, ये क्या होता है, Q/T, चार्ज है ना, ये चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट होता है। तो ये V और Q/T क्या हो जाएगा, I। तो क्या बन गया फॉर्मूला, P = VI। और आपने एनर्जी भी पढ़ा है, एनर्जी
और हीट एक ही बात होती है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो पावर हमने निकाला वी आई, इंटू टी करेंगे तो क्या बन जाएगा? वी आई टी। तो ई इज इक्वल्स टू वी आई टी। ई और एच एक ही बात होती है, हीट बोलो एनर्जी एक ही। तो हीट क्या हो गई? वी आई टी। तो एक फॉर्मूला तो ये बन गया वी आई टी। और इसको हम आगे अगर फर्दर करें तो वी आई क्या होता है? हमने इसको अगर करते हैं तो ये बनेगा ना आपका, वी हो जाएगा आपका आई आर। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? वी की जगह आई आर इंटू आई टी। तो ये हो गया आई स्क्वायर आर टी। तो हीट का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका, इसको हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये बनता है एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे आपकी तीन चीज़ें आ गई। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी का मतलब हो गया कि जो हीट है वो आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी मतलब हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर है। मान लो हीट को आप डबल करते हो, सॉरी करंट को डबल करते हो तो हीट कितनी हो जाएगी? अगर ये मैंने 2 टाइम्स किया तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो हीट हो जाएगी 4 टाइम्स। अगर आई को हमने 3 पुट किया मतलब थ्राइस किया तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो हीट कितनी हो जाएगी? 9 टाइम्स। मतलब जितना भी आप इंक्रीज़ करोगे करंट में उसका स्क्वायर हो जाएगा हीट। 2 टाइम्स करते हो तो उसका स्क्वायर, 3 टाइम्स करते हो तो उसका स्क्वायर, 4 टाइम्स करते हो तो उसका स्क्वायर, उतनी हीट हो जाएगी। और ये आर और टी से ये भी डायरेक्टली पे चलेगा, लेकिन इसमें सेम होगा। अगर आर को आपने बढ़ाया, डबल किया तो हीट भी डबल, आर को हाफ़ किया तो हीट भी हाफ़। ऐसे टाइम को बढ़ाया तो हीट भी बढ़ेगी और टाइम को हाफ़ किया तो हीट भी कम होगी। तो वही है, ये मतलब तीनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा। बस करंट में स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों में कोई भी स्क्वायर नहीं है। इसमें सिंपल रिलेशन चलेगा, डबल करने पे डबल होगा, हाफ़ करने पे हाफ़ होगा। ठीक है। इसके बाद है हमारा कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें आपका आएगा कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है इसके क्या क्या हमारे एप्लीकेशंस होते हैं। हीटिंग इफेक्ट को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, कि जो करंट की वजह से जो हीट होती है उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें आएगा आपका, जैसे पहला हो गया, यहाँ पे आप पॉइंट्स देखें, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल एंड इलेक्ट्रिक हीटर एक्सेट्रा आर सम डिवाइसेस बेस्ड ऑन द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये सारे डिवाइसेस हैं जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पे काम करते हैं। मतलब ये है कि ये आप यूज़ करते हो घर में, आपको पता ही है, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर केटल, ये सारे किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये सारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड है। जब इलेक्ट्रिक करंट आप आयरन में या टोस्टर में इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई देते हो तो वो हीट हो जाता है। हीट क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें हाई रेजिस्टेंस वायर लगी होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी हीट होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को अपोज करेगा तो हीटिंग, वहाँ पे हीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हीटिंग हो जाएगी तो ये सारे डिवाइसेस हम हीटिंग एज अ हीटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। आयरन टोस्टर केटल गीज़र वगैरह आपके जो घरों में यूज़ होते हैं वो सारे। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज़ यूज टू प्रोड्यूस लाइट भी होती है। आपको पता ही है, बल्ब, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वहाँ पर क्या होता है? हीटिंग डिवाइस को हम एज अ कैसे यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए भी यूज़ करते हैं। क्या होता है, बल्ब को जैसे करंट देते हो तो वो ग्लो करने लगता है, ग्लो करता है तो हीट हो जाता है, हीट हो जाता है तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है उसमें साथ साथ। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, बल्ब में आपसे पूछेंगे वायर वगैरह कौन सी यूज़ करते हैं। ये इसमें आप देखो, यहाँ पे टंगस्टन वायर यूज़ होती है, टंगस्टन वायर यूज़ होती है बल्ब में। टंगस्टन वायर का यूज़ इसलिए करते हैं, जो उसके अंदर फिलामेंट होता है वो टंगस्टन वायर का होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इजीली मेल्ट नहीं होता, काफ़ी देर तक गर्म हो सकता है, मेल्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट पॉइंट देखो फिर। तो टंगस्टन वायर का यूज़ करते हैं। अब बल्ब्स आर यूज, इसमें आप पॉइंट्स को ज़रा नोट रीड करिए ज़रा। इसमें द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं
कि जो बल्ब होता है उसमें कौन सी गैसेज यूज़ करते हैं, इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन यूज़ करते हैं, जिससे जो फिलामेंट है उसकी लाइफ लॉन्ग रहे, वो फिलामेंट जल्दी ख़राब नहीं होता। और फिलामेंट टंगस्टन का यूज़ करते हैं, क्योंकि टंगस्टन क्या होता है, इजीली मेल्ट नहीं होता। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें फ्यूज़ वायर। फ्यूज़ वायर आपको पता होगा, पहले आजकल तो एमसीबी वगैरह यूज़ होती हैं घरों में, जो मेन्स आपका जहाँ से सप्लाई आती है वहाँ पे पहले फ्यूज़ वायर, फ्यूज़ अभी भी यूज़ होता है कहीं कहीं पर, फ्यूज़ वायर ज़्यादा यूज़ होती थी पहले। तो उसमें क्या होता है, मेन सप्लाई जहाँ से आपके करंट आता है घरों में जहाँ से, तो वहाँ पर फ्यूज़ वायर यूज़ करते हैं। इसका पर्पज़ क्या होता है, ये अगर सडनली कोई वोल्टेज में इंक्रीज़ आया तो क्या होता है, ये फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और आपके घर में वो हाई वोल्टेज एंटर करने से बच जाता है। तो आपके घर के अप्लायंस सेफ़ हो जाते हैं, वो ख़राब नहीं होते। तो फ्यूज़ वायर लगाते थे नीचे सर्किट में, मेन सर्किट में। तो ये होता ही क्या है बेसिकली, ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर काम करती है। इसमें क्या होता है कि वायर यूज़ करते हैं हम एल्यूमिनियम की, कॉपर की, लेड की, उस वायर को यूज़ करते हैं और उससे मेन सर्किट को अपने हम ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे ही आपके मेन सप्लाई से वोल्टेज अगर इंक्रीज़ हुआ तो वो फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाएगी, तो आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी आगे पास ऑन नहीं करेगी। तो वो फिर क्या होता था, वो फ्यूज़ वायर को आप निकालो, दोबारा से दूसरी वायर लगाओ, फिर से ज्वाइन कर दो, फिर से वो काम करने लगता था। तो फ्यूज़ वायर के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कई बार, ये किसकी यूज़ होती है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए। अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट की वायर होगी तो वायर मेल्ट ही नहीं होगी और करंट सारा वोल्टेज आपका निकल जाएगा। तो इसलिए लो मेल्टिंग पॉइंट यूज़ करते हैं ताकि वो ईजिली मेल्ट हो जाए और सर्किट ब्रेक हो जाए। ठीक है। तो ये भी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पर काम करती है। तो ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक इसमें जो बचता है वो इलेक्ट्रिक पावर है। पावर आपने पहले ही पढ़ा है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है पावर। लेकिन इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है कि द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड, किस रेट से एनर्जी कंज्यूम्ड हो रही है उसको हम बोलते हैं पावर। कि एनर्जी कंज्यूम्ड का रेट क्या है, कि एनर्जी हमारी पावर किस रेट से कंज्यूम हो रही है इलेक्ट्रिक सर्किट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर। पावर का फॉर्मूला पीछे भी हमने पढ़ा था। पावर क्या होता है, V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। फिर आप वोल्टेज को कन्वर्ट कर देते हो V इक्वल टू आई आर, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा I²R। और फिर आप यहाँ पर वैल्यू डाल दोगे आई की वैल्यू क्या होती है, V/R वैल्यू पुट करोगे आई की, तो फिर अगला वाला फॉर्मूला बन जाएगा V²/R। तो ये तीन फॉर्मूले होते हैं बेसिकली पावर के। पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, I²R और V²/R। तीन फॉर्मूले हैं पावर के। और बाकी ये तो 1 kWh आपको पता ही है, आपने 9th में पढ़ा है कितने जूल्स के बराबर होता है। 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। 1 kWh होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स के बराबर। तो ये आपके चैप्टर के मेन नोट्स हैं, ये आप सारे इसको लिख लें, अपने कॉपी में नोट कर लें, डाउट कोई भी हो निकाल लें। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे अपने सारे। पहले एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करते हैं, सारे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे इसके। ठीक है। तो इसको पूरे को आप पढ़ो, साथ साथ अपनी एनसीईआरटी भी साथ में रखो, नोट्स के साथ एनसीईआरटी भी देखते जाओ। दोनों को साथ में, पहले नोट्स पढ़ो, साथ में एनसीईआरटी भी देखो अपनी। कोई डाउट निकलता है तो निकालो, बाकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम सारे इसमें करेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। ओके, बाय।